स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मोदी का मार्च वाला सर्वे आया तो मई के नतीजे की झलक दिखा गया। गौर से देखेंगे तो इस सर्वे में 24 भी दिखेगा। यह सर्वे मोदी से डर दिखाता है। नरेंद्र मोदी से अरविंद केजरीवाल क्यों डरते हैं? मोदी से ममता बनर्जी को क्यों दिक्कत है? मोदी से उद्धव ठाकरे को क्या परेशानी है? राहुल गांधी मोदी से क्यों हार जाते हैं? मोदी के सामने नीतीश कुमार क्यों टिक नहीं पाते हैं? सर्वे रिपोर्ट में परत दर परत पूरी जानकारी है। मोदी से यह डर कितना सही है, किस इलाके में ज्यादा है, किस समाज में ज्यादा है, किस ग्रुप में ज्यादा है, यह डर किस शहर में ज्यादा है? मोदी का मार्च वाला यह सर्वे क्या कहता है? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। तिरपन फीसदी सवर्ण हिंदू नरेंद्र मोदी के साथ, 63% पिछड़ा नरेंद्र मोदी के पीछे, 54% दलित हिंदू को सबसे ज्यादा मोदी पर भरोसा, सिर्फ 12% मुस्लिम मोदी के पीछे और 81% मुस्लिम कांग्रेस और लेफ्ट के साथ। नब्बे फीसदी आदिवासी वोटर ने सबसे ज्यादा टिपरा मोथा पार्टी के प्रद्युत देव वर्मा पर यकीन किया। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हुए तो मोदी ने 3-0 का स्कोर किया। अगले 3 दिनों में 3 नई सरकारें बन जाएंगी, 3 मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, जीत के 3 निशान नरेंद्र मोदी के सिर पर सज जाएंगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में सबसे ज्यादा अटेंशन, सबसे ज्यादा फोकस त्रिपुरा पर रहा। उसी त्रिपुरा के चुनाव से जुड़ी 10 हेडलाइन हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिपुरा में चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का रहा। मुख्यमंत्री कैंडिडेट से भी ज्यादा 42% पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी की रही। डबल इंजन सरकार के नारे ने त्रिपुरा में बीजेपी की वापसी करा दी। राज्य सरकार के काम से 53% वोटर खुश, मोदी सरकार के काम से 56% वोटर खुश। त्रिपुरा के 60% वोटर कैंपेन शुरू होने से पहले ही मन बना चुके थे कि किसे वोट देना है। 7 तारीख को प्रधानमंत्री मेघालय और नागालैंड चले जाएंगे। वहां 2 मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर नरेंद्र मोदी 8 तारीख को अगरतला में होंगे। 8 मार्च सुबह 11 बजे त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। उस दिन होली भी होगी और महिला दिवस भी। दिल्ली से लेकर अगरतला तक जबरदस्त कयासबाजी चल रही है। माणिक साहा त्रिपुरा चुनाव जीतने के बाद भी दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर हो सकते हैं और प्रतिमा भौमिक को राज्य की बागडोर मिल सकती है। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में अभी कोई महिला नहीं है। महिला दिवस पर यह कमी पूरी हो सकती है। अभी तक ये सिर्फ कयासबाजी है। मोदी के मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ मोदी को मालूम है। प्रतिमा भौमिक केंद्र की मोदी सरकार में जूनियर मिनिस्टर है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में वो राज्य मंत्री है। त्रिपुरा में उनकी पहचान दीदी की है। नरेंद्र मोदी के कहने पर उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया। प्रतिमा भौमिक ने 42.25% वोट हासिल करके धनपुर सीट पर भगवा ध्वज लहराया। धनपुर की सीट को कभी लेफ्ट का गढ़ माना जाता था,
इस सीट से लेफ्ट के सीएम माणिक सरकार चुनाव लड़ते थे। मार्च 1998 से मार्च 2023 तक माणिक सरकार धनपुर से विधायक चुने जाते रहे, जहां 25 साल तक लेफ्ट का लाल झंडा लहराता रहा। वहां पहली बार भगवा झंडा प्रतिमा भौमिक ने फहराया। त्रिपुरा में जहां 3 कोण वाली लड़ाई थी, वहां 47% महिला वोट बीजेपी को मिले, 49% शहरी वोट बीजेपी के खाते में गए, 44% लोअर मिडिल क्लास वोट बीजेपी को मिले, 46% मिडिल क्लास वोट कमल के निशान पर लगे। कुछ लोग पूछते हैं कि मोदी को महिला वोट क्यों मिल जाते हैं। इसका सही सटीक जवाब चीफ मिनिस्टर की रेस में शामिल प्रतिमा भौमिक से सुनिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में एक नागालैंड में कभी महिला एमएलए भी नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नागालैंड से एक हमारी बहन को राज्यसभा का एमपी भी बनवाया, उनको दिया है। इस बार नागालैंड में फर्स्ट टाइम कोई हमारा बहन एक महिला असेंबली में उसका प्रवेश हुआ। और त्रिपुरा में 12 महिला को इस बार, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए वो उसका एक मैसेज है जो माननीय प्रधानमंत्री जी वुमेन एम्पावर के बात करते हैं ना, उसको करके दिखाता है। जो त्रिपुरा में 8 महिला को हम लोगों ने टिकट दिया और 80 अच्छा संख्या हम लोगों ने चुनकर भी आए हैं। तो महिला एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, सब जगह में महिला एम्पावरमेंट के ऊपर हमारे काम होते हैं। हम सेंट्रल में जो मंत्री है 11 महिला मंत्री है उसको, और त्रिपुरा से फर्स्ट टाइम जो कैबिनेट में माननीय और भी माननीय मोदी जी का कैबिनेट में हिस्सा बनने का मौका त्रिपुरा को दिया है, वो भी महिला है। तो इस बार त्रिपुरा में महिला लोग भी 3% ज़्यादा वोट डाले हैं। महिला को मोदी जी ने जो एम्पावर किया है, महिला लोग भी हम लोगों को समर्थन में है। कोई दूसरी पार्टी होती तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाए जाने की संभावना मात्र से ही बगावत हो जाती। लेकिन बीजेपी अलग तरह की पार्टी है। माणिक साहा हर रोल के लिए रेडी है। मोदी जो कह दें वही उनको मंजूर है। डबल इंजन का सरकार हमेशा बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी आगे है, हमारा त्रिपुरा सरकार उनके पीछे है। डबल इंजन सरकार है और ये जिस तरह हम लोग चलाते हैं हम भी उस तरह चलते हैं। तो ये जीत जो है फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, खास करके नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने जिस तरह डेवलपमेंट किए, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे यहाँ पर आपका प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हो, यहाँ पर 3.5 लाख आवास यहाँ पर सैंक्शन हुआ, 2.5 लाख ऑलरेडी ये जो आवास ऑलरेडी बन चुका है। तो ये आप देखिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो है उसका कार्ड त्रिपुरा में हम लोग ऑलरेडी 13 लाख लोगों को दे दिया। 2 लाखों का ऑलरेडी उनका जो फाइनेंस सेटलमेंट हुआ। इस तरह हमेशा बहुत सारा काम है जिसके कारण मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके कारण हमारा जो जनता हमारे ऊपर विश्वास रखे। पूर्वोत्तर में हुए चुनाव के टेक अवे पॉइंट्स को लेकर मोदी सेना दूसरे राज्यों में फैल चुकी है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में इसी साल चुनाव है। मोदी के मंत्रियों से लेकर पन्ना प्रमुख और पेज कमेटी के मेंबर्स तक सभी अपने अपने काम में लग गए हैं। राहुल गांधी 7 दिनों के लिए विदेश निकल गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की नई कार्य समिति में किसे लाएं, किसे निकालें, इस उधेड़बुन में लगे हैं। और कांग्रेस के दूसरे नेता अभी से सरकारी अफसरों को धमकी देने लगे हैं। सामूहिक रूप से ये घोषणा करनी चाहिए जिससे पूरे देश के सभी जो सरकारी अफसर हैं जो इस दुरुपयोग में भागीदारी करते हैं, जो इसमें पार्टनरशिप रखते हैं, जो फायदा उठाते हैं इस दुरुपयोग का, उनको मालूम हो कि सरकार परिवर्तन के बाद एक आयोग बनेगा। उस आयोग का मुख्य काम होगा ऐसी गलत दुरुपयोग की साझेदारी जो की है अफसरों ने, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, किसी भी एजेंसी के हों, उनके विरुद्ध कानूनी एक्शन लिया जाएगा। आयोग पहले तथ्य ज्ञान करेगा। ये धमकी उस पार्टी की ओर से आई है जिसके लगभग सभी बड़े नेताओं पर करप्शन के आरोप हैं। सोनिया गांधी बेल पर हैं,
राहुल गांधी ने भी जमानत ली है। रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार के मुकदमे खुले हैं, यानी फैमिली नंबर 1 ही घेरे में है। 2014 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार यूं ही नहीं हार गई और नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं आ गए। 14 में मोदी की जीत के पीछे कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का लंबा चौड़ा इतिहास था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़, कोयला खदान आवंटन घोटाला 1,86,000 करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़, मनरेगा घोटाला 10,000 करोड़, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला 362 करोड़ और रेलवे घूसकांड 12 करोड़। ये वो घोटाले हैं जो नेशनल इंटरनेशनल हेडलाइंस में आए। ऐसे कई घोटाले हैं जो हुए मगर चर्चा बहुत कम हुई। तभी तो बीजेपी कहती है कांच के घर में रहते हो तो दूसरों पर पत्थर मत फेंका करो। स्पष्ट हो जाता है कि आज की यह वो पार्टियां हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मान लिया था और आज उस अधिकार से उपजा हुआ अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि वो जांच से भी इनकार कर रहे हैं। यह दुखद विषय है कि जांच एजेंसियों को और देश की व्यवस्थाओं को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे स्मरण आता है कि यह तो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और स्वतंत्रता की शुरुआत लोकमान्य तिलक जी के उस उद्घोष के साथ हुई थी कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु शायद उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ समय बाद एक दौर ऐसा आएगा जब इस देश की सत्ता में वो लोग बैठेंगे जो ये कहेंगे कि भ्रष्टाचार मेरा सत्ता सिद्ध अधिकार है और मेरी पार्टी सिर्फ मेरे परिवार का कारोबार है। मोदी की पार्टी अभी नंबर 1 चल रही है। उसे करीब 40% का वोट शेयर मिल रहा है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चुनौतियां खत्म हो गई हैं। त्रिपुरा में ही देख लीजिए। आदिवासी वोट को टिपरा मोथा पार्टी के रूप में एक विकल्प दिखा तो वो बीजेपी से टिपरा की ओर शिफ्ट हो गया, मगर कांग्रेस लेफ्ट की ओर जाने की भूल नहीं की। इसे 2024 के बड़े कैनवस पर देखें तो जो तस्वीर उभरती है उसमें कांग्रेस आज से भी कमजोर दिखती है। रीजनल पार्टियों में वही दल मोदी के सामने टिक पाएंगे जो किसी सॉलिड पॉलिटिकल अप्रोच के साथ आएंगे। 3 राज्यों के नतीजे आने के बाद बहुत कुछ बदलने लगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि यूपी में वो 80 की 80 सीटों पर लड़ेंगे। यानी 24 के चुनाव में यूपी में एक तरफ मोदी और योगी होंगे, दूसरी ओर अखिलेश और जयंत होंगे, तीसरे कोण पर मायावती होंगी और कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास लेने का इशारा कर दिया है। मतलब ये कि रायबरेली की सीट भी इस बार कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। अखिलेश यादव से पहले ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। ममता दीदी ने भी ये ऐलान 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद किए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जो भी कोई ऐसा अरेंजमेंट बनेगा गठबंधन का, उसका फलक्रम हम होंगे, बीच में हम होने चाहिए। मैं आपको बार-बार कह रहा राज्य हूं की पार्टियां चाहती है कि भाई तुम हमसे कुछ मत मांगो। आप न्यूज चैनल्स में ये डिबेट करते हैं और ये हर लोग डिबेट करते हैं, सुपरफिशियल बात है, इससे आप हरा ही नहीं सकते हो। कौन नेता होगा कौन नहीं होगा, अगर आप विचारधारा के आधार पर ये 4 बकेट्स में बटे हुए लोगों को एक साथ ले आए तो अपने आप उससे लीडरशिप इमर्ज हो जाएगी। जब ये सब अलग अलग लड़ते हैं तो वोट डिवाइड होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। नहीं, ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है कि सब लोग एक साथ आ जाएंगे तो वोट ऐड हो जाएगा। आपने यूपी में देखा क्या हुआ, बसपा और सपा साथ में आए तो उनका वोट ऐड हुआ? वोट ऐड नहीं हुआ। जो इलेक्शंस है वो प्योर अर्थमेटिक नहीं है। ये तो जो आर्टिकल लिखते हैं ना, या आप लोग न्यूज पे डिबेट करते हैं तो बता देते हैं कि भाई जो हारने जीतने वाले का मार्जिन ये तीसरे से कम था इसलिए। अरे भाई, आपको ये कैसे मालूम है कि अगर वो तीसरा नहीं लड़ता तो शायद वो वोट उसी को पड़ जाता जो जीता हुआ है? ये कैसे आप जानते हैं कि वो भाजपा के अगेंस्ट का ही वोट था? सियासी मुलाकातें चलती रहेंगी, चिट्ठी पत्री होती रहेगी, लेकिन 24 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ग्रैंड अलायंस बनने की संभावना 0 हो रही है। आणि जे भुरटे आहेत, चोर आहेत, गद्दार आहेत, तोतये आहेत,
त्यांना मला सांगायचंय की तुम्ही शिवसेना नाव चोरू शकाल असं तुम्हाला वाटत असेल, पण शिवसेना नाही चोरू शकत. धनुष्यबाण करायची तुम्ही चोरला असाल, पण तो चोरलात म्हणजे तुम्हाला पेलवेल असं नाही, अजिबात नाही. हा चुना लगाव आयोग आहे. शिवसेनेची स्थापना निवडणूक आयुक्तांच्या वडिलांनी नाही केलेली, माझ्या वडिलांनी केलेली आहे. उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ हैं क्योंकि उनके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है. राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जरूर की, लेकिन वो कांग्रेस के लिए न वोट जोड़ पाए न अलायंस पार्टनर जोड़ पाए. अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ नहीं, अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ नहीं, ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ नहीं, केसीआर राहुल गांधी के साथ नहीं, जगन मोहन रेड्डी राहुल गांधी के साथ नहीं, नवीन पटनायक राहुल के साथ नहीं. अपने अपने राज्य में जिस पार्टी का जनाधार है वो कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि उसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा है. बिहार और महाराष्ट्र का मसला अलग है, क्योंकि वहां कांग्रेस मजबूरी में जरूरी है. इस तरह के प्रयास से आपको चुनावी सफलता मिलने की संभावना करीब करीब नगण्य है, क्योंकि भाजपा जो जीत रही है उसका जो 3 लेयर जो व्यवस्था है वो जीत इसलिए रही है कि उन्होंने एक अपना किला बना लिया है जिसमें हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है और एक बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं. इस तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जब तक आप इसको पेनेट्रेट नहीं करेंगे तो आप कोई भी गठजोड़ बना लें, कोई गणित बना लें, कोई समीकरण बना लें, आपके जीतने की संभावना कम है. हिंदुत्व उनका एक है जिसके नाम पर उनको बहुत बड़ी संख्या में वोट मिलता है, उसके ऊपर उन्होंने राष्ट्रवाद का तड़का अब लगा दिया है. जो मैचो नेशनलिज्म की बात है, भारत का गौरव, उन बातों को लेकर जो एक नए तरह की नियो राष्ट्रवाद की, नियो नेशनलिज्म की जो बात हो गई है, और उसके साथ साथ लाभार्थियों का जो डायरेक्ट बेनिफिट वाले हैं, चाहे वो अकाउंट में सीधे जो पैसे जा रहे हैं या 4 किलो या 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है, ये लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या है. इन तीनों चीजों को जब आप जोड़ देते हैं तो इसको पेनेट्रेट कर पाना राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मुश्किल है. जब हम लोग राज्य में चुनाव लड़ते हैं तो उसमें एक सब रीजनलिज्म एक फैक्टर हो जाता है कि भाई बंगाल में बंगाल का नेतृत्व होना चाहिए, तो उसका इससे वो राष्ट्रवाद वाली बात थोड़ी ब्लंट हो जाती है. या अगर आपने बेहतर राज्य में वैल्यू प्रोपोजिशन, वेलफेयरिज्म का काम किया है तो लाभार्थी वाली बात भी काउंटर हो जाती है. तो आपकी लड़ाई सिर्फ भाजपा सिर्फ हिंदुत्व के पैर पे खड़ी है बंगाल में, कम से कम जब वो चुनाव लड़ रहे थे. लेकिन जब उसी बंगाल में भाजपा वापस जाएगी लोकसभा का चुनाव लड़ने, तो उसके पास हिंदुत्व के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी एक एडिशनल हथियार होता है, जिसकी वजह से उनको आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनका वोट प्रतिशत कई राज्यों में बढ़ जाता है. 3 फैक्टर्स का जो त्रिशूल आप बता रहे हैं भाजपा के पास है, ये पिरामिड है. एक पिरामिड, नीचे हिंदुत्व है, उसके ऊपर ये नियो राष्ट्रवाद है और उसके ऊपर लाभार्थियों का है. इन तीनों में से अगर आप ऑपोजिशन एक पार्टी हैं या एक पार्टियों का समूह है, आपको इस 3 में से 2 को पेनिट्रेट करना पड़ेगा. जनता को ये समझाना पड़ेगा कि आपका राष्ट्रवाद भाजपा के राष्ट्रवाद से बेहतर है, या आपका जो वेलफेयरिज्म है वो भाजपा के लाभार्थियों का जो मॉडल है उससे बेहतर है. तो 3 में कम से कम 2 को तो आपको भेजना ही पड़ेगा. जब तक आप नहीं भेदेंगे तब तक आप देखेंगे कि हल्ला चाहे जितना हो जाए, रैलियां आप चाहे जितनी कर लें, आप लड़ते हुए दिख सकते हैं मजबूती से, लेकिन जीतने के लिए शायद वो काफी ना हो. प्रशांत किशोर जो कहते हैं उसे हम और आसान भाषा में समझा देते हैं. हिंदुत्व से बीजेपी का कोर वोट बैंक जुड़ा हुआ है. राष्ट्रवाद से बीजेपी को पूरे देश में वोट मिलता है और मोदी केयर से सबसे बड़ा लाभार्थी वोट बैंक क्रिएट हुआ है. जब तक ये तीनों चीजें मोदी के साथ जुड़ी हैं, उनको हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. किसी पॉकेट में कुछ राज्यों की कुछ सीटों पर तो मोदी को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन जहां मोदी की पार्टी ने एक बार मजबूती से झंडा गाड़ दिया, वहां से उसे उखाड़ना पॉसिबल नहीं. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.